नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सतत विकास के बारे में पढ़ा था। सतत विकास क्या होता है, सतत विकास की अवधारणा क्या है, सतत विकास का मूल विचार क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम ये जानेंगे कि सतत विकास के मूल आधार क्या हैं। जीवित रहना तथा समूह व समुदाय को जीवित रखते हुए क्रियाकलाप करना, ये एक सतत विकास का आधार है। दूसरा आधार है ऐसे उत्पादन तंत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से स्वीकृत तथा अनुकूल हों, साथ ही जिनमें क्षतिपूर्ति को पुनः प्राप्त किया जा सके। अब जब हम सतत विकास की बात करते हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था और ये जाना था कि सतत विकास वास्तव में ऐसा विकास होता है जिसमें हम प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का या पर्यावरण द्वारा दिए गए संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि हम अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर लें, पर उन संसाधनों को इतनी ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचे कि वो समाप्त हो जाए। अर्थात संसाधनों का हम दोहन इस प्रकार करें कि पर्यावरण में लगातार संतुलन बना रहे। संसाधनों का दोहन इस प्रकार से हो कि वो संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए बने रहें। सतत विकास की अवधारणा का कदापि ये तात्पर्य नहीं है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को खत्म कर लें या अभी हम अपने वर्तमान में विकास की संभावनाओं को कम करें। कदापि ऐसा नहीं है, अपितु इस अवधारणा का तात्पर्य यह है कि हमें पर्यावरण के साथ अनुकूलन बनाए रखते हुए संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना है, पर्यावरण के तत्वों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना है। साथ ही हमें इस प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग करना है कि हमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है, पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न नहीं होने देना है। हमें विवेकपूर्ण ढंग से पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना है। यहां पर कोई एक दूसरे के शत्रु नहीं है। प्रकृति का शोषण एक शत्रुतापूर्ण वातावरण के साथ नहीं करना है, एक प्रतिद्वंदी की तरह नहीं करना है, बल्कि परस्पर एक सहयोगी की तरह कार्य करते हुए विकास को प्राप्त करना है। यही सतत विकास की मूल अवधारणा है और संकल्पना है। और इसी संकल्पना को मानते हुए हमें ऐसे उत्पादन तंत्र को विकसित करना होगा जो पारिस्थितिकी दृष्टि से स्वीकृत व अनुकूल हो तथा जिसमें क्षतिपूर्ति को पुनः प्राप्त किया जा सके। अर्थात पर्यावरण के जिन तत्वों का हम उपयोग कर रहे हैं उससे पर्यावरण को जो क्षति हो रही है, जो उसमें कमी हो रही है, वो कमी और क्षति इस सीमा तक की ही होनी चाहिए कि पर्यावरण उसकी क्षतिपूर्ति कर ले। सामाजिक दृष्टि से एक ऐसा विकास जिसमें शांति, संसाधनों के उपयोग के अवसर, उन्नतशील सामाजिक व आर्थिक विकास, आर्थिक तंत्र तथा निष्पक्ष वितरण की व्यवस्था आदि हो। अब क्या होता है कि सतत विकास के अंदर इसमें सामाजिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है, क्योंकि वास्तव में जब हम बात कर रहे हैं सतत विकास की या पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करने की, इस समय हम मानव को केंद्रीय स्थान में रखकर बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण के अंदर उसके अजैविक घटक और साथ में वहाँ का जैविक समुदाय की आपसी क्रियाओं द्वारा एक संतुलन बना रहता है। पर बात यह आती है कि जैविक समुदाय के अंदर मानव एक ऐसा जीव है जो अपने क्रियाकलापों, गतिविधियों द्वारा अन्य समस्त जीवों की तुलना में पर्यावरण को अधिक प्रभावित करता है। तो इस समय हमारे बीच में ये बात आ रही है कि मानव को केंद्रीय स्थान में रख के हम अध्ययन कर रहे हैं। अब सामाजिक दृष्टि से विकास इस प्रकार का होना चाहिए कि वो पर्यावरण को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाए। अब कैसा होना चाहिए? सामाजिक दृष्टि से विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें शांति हो, संसाधनों के उपयोग के अवसर बराबर हों। ऐसा नहीं है कि कुछ एक समुदाय विशेष के लोग या एक समाज के अंदर कुछ एक लोग संसाधनों का अधिक उपयोग कर रहे हैं और दूसरे वर्ग के लोगों को संसाधन प्राप्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर समाज के अंदर वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। तो समाज के अंदर शांति का होना पहला आवश्यक है। फिर संसाधनों के उपयोग के अवसर समान रूप से होना आवश्यक है।
उन्नतशील समाज होना चाहिए, समाज धीरे धीरे आगे की ओर विकास करना होना चाहिए, प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी का समाज होना चाहिए, सामाजिक व आर्थिक तंत्र तथा निष्पक्ष वितरण की व्यवस्था हो, सामाजिक व आर्थिक तंत्र वहां का मजबूत हो और वितरण की निष्पक्ष व्यवस्था हो, अर्थात उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो जिससे कि समाज के अंदर उतार चढ़ाव या वैमनस्यता उत्पन्न हो। अगला पॉइंट है, उस क्षेत्र के संसाधनों की वहन क्षमता को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना मुख्य आधार है। अब बात यह आती है, जब हम सतत विकास की बात कर रहे हैं, ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे, और खास तौर से सतत विकास की जब हम बात करते हैं तो हम इस चीज को सामने रखते हैं कि वर्तमान समाज की, वर्तमान मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए संसाधनों को इस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहें। और यही सिद्धांत, यही विचार हम सतत विकास की संकल्पना का आधार भी है। सतत विकास की अवधारणा को सफल बनाने के लिए हमें निम्न दृष्टिकोणों को अपनाना आवश्यक है। देखते हैं किस प्रकार की ये दृष्टिकोण है। पहला है, सतत विकास का क्या तात्पर्य। पहले तो हम ये जाने कि वास्तव में सतत विकास का क्या तात्पर्य। जब कभी भी आपसे कभी बात की जाए भाई सतत विकास का क्या तात्पर्य, तो सतत विकास का हमेशा ये तात्पर्य है, यदि मैं एक लाइन में कहूं तो सतत विकास से तात्पर्य है बिना विनाश के किया गया विकास, डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, अर्थात बिना विकास के किया गया विकास ही सतत विकास है। अब इसको कैसे समझेंगे हम? बिना विनाश के अर्थात विकास इस प्रकार से हो कि जिन संसाधनों के, जिन प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके हम वर्तमान समय में विकास कर रहे हैं, वो प्रकृति प्रदत्त संसाधन हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहें, ताकि वो भी अपना विकास कर सके। अर्थात हमें विकास तो करना है, पर संसाधनों का या प्रकृति प्रदत्त तत्वों का हमें विनाश नहीं करना है। दूसरा बिंदु है उच्च जनसंख्या वृद्धि, सीमित संसाधन, उच्च जीवन स्तर, विकास की समस्या, पर्यावरण की दृष्टि से ओजोन छिद्र की समस्या, वातावरण में कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एकत्रीकरण, हरित गृह प्रभाव, अम्ल वर्षा, जलवायु परिवर्तन, समुद्र सतह में परिवर्तन, जैव प्रजातियों के संकट आदि के समाधान की ओर सोचना चाहिए। जब हमें सतत विकास करना है तो ये इतने सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और न केवल सोचना पड़ेगा, इनके समाधानों को धरातल पर पूर्ण रूप से क्रियान्वित भी करना पड़ेगा और प्रभावशाली ढंग से उन्हें क्रियान्वित करना पड़ेगा। पहला मुद्दा है उच्च जनसंख्या वृद्धि। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है वहां जनसंख्या का दबाव संसाधनों पर ज्यादा पड़ता है। जब तेजी से जनसंख्या बढ़ती है तो आवश्यकताएं बढ़ती हैं, और जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं जनसंख्या की तो उसका सीधा दबाव उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर पड़ता है। तो पहला मुद्दा है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। सीमित संसाधन, अब कई बार ऐसा होता है भाई संसाधनों की मात्रा भी सीमित होती है, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर संसाधन अपार नहीं होते हैं, संसाधन भी सीमित होते हैं। उच्च जीवन स्तर, विकास की समस्या, पर्यावरण की दृष्टि से ओजोन छिद्र की समस्या। अब जैसे यदि हमें सतत विकास करना है तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के अंदर ओजोन छिद्र की समस्या से सब जानते हैं कि पर्यावरण में कई प्रकार के ऐसे दूषित तत्व पहुंच जाते हैं जो कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस के कारण, जो हमारे चारों ओर एक ओजोन का कवच बनता है जो कि हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है, तो वायुमंडल में पहुंचने वाले ये प्रदूषक तत्व उस ओजोन गैस का शरण कर रहे हैं, जिसके कारण वायुमंडल के अंदर, विश्व के कई क्षेत्रों के अंदर ओजोन की परत पतली हो जाती है, जिसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। वर्तमान समय में एक समस्या है, वातावरण में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड चली जा रही है, वातावरण में कार्बन पहुंच रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी, जिसे हम हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं, वो एक नई समस्या, पर्यावरणीय समस्या हमारे सामने आ गई है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एकत्रीकरण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो पदार्थ है जो वातावरण में पहुंचकर, खासतौर से वायुमंडल में पहुंचकर
ओजोन का बहुत ही तीव्रता से क्षरण करता है, अर्थात ओजोन गैस को तोड़ देता है, ओजोन को वो अलग कर देता है और वातावरण में ओजोन की कमी पैदा हो जाती है। हरित गृह प्रभाव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब वायुमंडल के अंदर अर्थात वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होगा। हरित गृह प्रभाव से तात्पर्य है हमारे चारों ओर एक कार्बन डाइऑक्साइड का इस प्रकार का कवच बन जाएगा कि वो पृथ्वी से जो ऊष्मा निःसृत होती है, उत्सर्जित होती है, उसे बाहर जाने के बजाय बल्कि वो चारों ओर पृथ्वी के उस कवच के अंदर ही उसको रोक लेगा, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लग जाती। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा से तात्पर्य है कई बार कई कल कारखानों से विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैसें वातावरण में पहुंच जाती हैं। वायुमंडल में जब ये गैसें पहुंच जाती है, जैसे कि मैं बात करता हूं सल्फर डाइऑक्साइड की, जब ये वायुमंडल में पहुंच जाती है तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ ये क्रिया कर अम्ल बना लेती है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, जिससे कि उस क्षेत्र के अंदर वर्षा होती है, तो ये तेजाबी वर्षा वहां पे गिरती है। जलवायु परिवर्तन, वर्तमान समय में हमने देखा है कि कई क्षेत्रों में जलवायु में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। समुद्री सतह में परिवर्तन, अब जब ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव जैसी समस्या आएगी जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, तो क्या होगा कि पृथ्वी के ऊपर जो उच्च क्षेत्रों के अंदर, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जो बर्फ जमा है वो धीरे धीरे पिघलने लग जाएगी और वो बर्फ पिघलकर जल में बदलेगी और जल कहां आएगा, समुद्र में आएगा, जिससे समुद्री जल स्तर में उठाव हो रहा है और आसपास के तटीय क्षेत्र उसमें डूब रहे हैं। जैव प्रजातियों पर संकट, वर्तमान समय में हमने ये देखा है कि लगातार मानवीय आर्थिक विकास की दौड़ में जंगलों को तेजी से खत्म करता जा रहा है, वनों को समूल नष्ट करता जा रहा है और विभिन्न प्रकार की जैव प्रजातियां, वन जिनका मूल निवास होते हैं, उनके रहने की जगह खत्म हो गई है। तो वर्तमान समय में पृथ्वी के ऊपर से कई प्रकार की जैव प्रजातियां अपने अस्तित्व को खो चुकी हैं। तो इस प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं पर जब तक हम गूढ़ मन से विचार नहीं करेंगे, इनका सही समाधान नहीं खोजेंगे और उस समाधान के सुझाए गए विकल्पों को धरातल पर मजबूती से लागू नहीं करेंगे, तब तक सतत विकास की अवधारणा को, अपने लक्ष्य को पाने में सफलता नहीं मिल सकती। सतत विकास किसके माध्यम से व किसके लिए होना चाहिए, हमें ये जानना बहुत आवश्यक है। जब हम सतत विकास की अवधारणा को इसके उद्देश्य तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये सतत विकास किसके माध्यम से होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए। सतत विकास कहाँ और कैसा होना चाहिए, हमें यह भी पता होना चाहिए कि सतत विकास कहाँ करना है और कैसे करना है। सतत विकास का निर्धारण, नीति, कार्यक्रम कौन निर्धारित करेगा, अर्थात ये पता होना चाहिए जब हम किसी क्षेत्र विशेष में, किसी देश में सतत विकास की अवधारणा को लागू कर रहे हैं तो उसके लिए पूर्ण रूप से इन सभी प्रक्रियाओं में बिना किसी संदेह के ये चीजें साफ होनी चाहिए कि सतत विकास का निर्धारण कौन करेगा, उसके लिए नीति कौन बनाएगा, कार्यक्रम कौन निर्धारित करेगा, और न केवल ये किसी देश के स्तर पर, इस क्षेत्र के स्तर पर, अपितु संपूर्ण संसार के स्तर पर इसका निर्धारण और इसकी नीति के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। और ये पूर्णतः साफ होना चाहिए कि ये सारा कार्य कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। सतत विकास के सूचक, अब भाई सतत विकास हुआ तो उसके क्या सूचक हैं, इसके बारे में हमें जानना है। किसी भी क्षेत्र के सामाजिक विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सूचकों को परिभाषित किया जा सकता है। पहला, संरचना। इसके अंतर्गत बस्तियां, शहर, यातायात तथा वितरण, आपूर्ति व्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति जिसके अंदर हम बिजली की बात करते हैं, जल आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्ति, वस्तुएं, सेवाएं आदि प्रकार की आपूर्ति व्यवस्था, बेकार पदार्थ, स्वास्थ्य सेवाएं, संचार एवं सूचना तंत्र, शिक्षा सुविधाएं तथा प्रशिक्षण, विज्ञान, शोध तथा विकास आदि प्रमुख तत्व हैं। जब हम बात करते हैं सतत विकास की, तो सतत विकास के अंदर किसी भी क्षेत्र के जो सूचक तत्व हैं, सतत विकास वहाँ पे कब संभव है, जब वहाँ पे पहली चीज़ हो संरचना। वहाँ की संरचना कैसी है, वहाँ की बस्तियों की बसावट क्या है, वहाँ शहर कैसे हैं, यातायात की व्यवस्था, उनका वितरण किस प्रकार है, आपूर्ति व्यवस्था किस प्रकार है, बेकार पदार्थों का या व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण किस प्रकार से होता है, स्वास्थ्य सेवाएं किस स्तर की हैं, संचार एवं सूचना तंत्र किस प्रकार का है, शिक्षा सुविधा एवं प्रशिक्षण किस प्रकार के हैं, विज्ञान, शोध, विकास आदि प्रमुख तत्वों का एक
स्तर जो मौजूद होता है वो वहां की संरचना को बताता है। आर्थिक विकास, सतत विकास का दूसरा सूचक है आर्थिक विकास। इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वाणिज्य, व्यापार, श्रम, रोजगार, बाजार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि को सम्मिलित किया जाता है। किसी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था के अंदर उस क्षेत्र में हो रहे उत्पादन और उपभोग की व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। वाणिज्य और व्यापार उस क्षेत्र में कैसा है, श्रम तथा रोजगार की उपलब्धता और उनका स्तर किस प्रकार है, बाजार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार का है, इन सब चीजों को रखकर वहां के आर्थिक विकास का निर्धारण, आर्थिक विकास के स्तर का निर्धारण किया जाता है। अगला है सामाजिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत जनसंख्या, विकास, जातिगत संगठन, वर्ग संरचना तथा आय वितरण, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सकीय देखभाल, वृद्धों की व्यवस्था आदि प्रमुख तत्वों को रखा गया है। अब किसी भी क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो सबसे पहला मुद्दा आता है वो आता है वहां की जनसंख्या, कि वहां की जनसंख्या किस प्रकार की है, जनसंख्या की संरचना किस प्रकार की है। जनसंख्या की संरचना से तात्पर्य वहां जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की है, जनसंख्या में लिंगानुपात किस प्रकार का है, जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार का है, जनसंख्या का जीवन स्तर किस प्रकार का है, जनसंख्या की शैक्षणिक स्तर किस प्रकार का है। तो जनांकीय संरचना के बारे में, किसी भी क्षेत्र की जनांकीय संरचना वहां की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, मानव संसाधन को प्रभावित करती है। अगला मुद्दा आता है किसी भी क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था के लिए वहां विकास किस प्रकार का है, जातिगत संगठन किस प्रकार का है, वर्ग संरचना, आय आदि चीजें मिलकर उस क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करती है। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत विकास। इसके अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, समानता, व्यक्तिगत प्रजातंत्र, स्व निर्धारण, काम का अधिकार, सामाजिक समरूपता तथा भागीदारी, लिंग तथा वर्ग विशेष का कर्तव्य, जीवन यापन के साधन, योग्यता, विशिष्टता, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार तथा परिवार नियोजन, अवकाश तथा मनोरंजन आदि प्रमुख तत्वों को रखकर उस क्षेत्र के व्यक्तिगत विकास अर्थात इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में निर्धारण किया जाता है, उसके स्तर का निर्धारण किया जाता है। शासन, गवर्नमेंट, अर्थात किसी क्षेत्र के अंदर सतत विकास के सूचकों के बारे में बात कर रहे हैं तो अगला जो टॉपिक है वो आता है गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत शासन तथा प्रशासन, लोक वित्त तथा कर, लोक वित्त और कर, वहां पे पब्लिक जो एक फंड होता है, देश का एक फंड होता है तो उसे लोक वित्त कहते हैं। कर व्यवस्था वहां किस प्रकार की, प्रजातंत्र तथा राजनीतिक भागीदारी, अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाद, मानवाधिकार नीति, जनसंख्या तथा अप्रवास की समस्या, कानूनी व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय मदद की नीति तथा तकनीकी नीतियां आदि प्रमुख तत्वों को सम्मिलित कर क्षेत्र विशेष की शासन के स्तर को जाना व समझा जाता है। संसाधन, पर्यावरण तथा भविष्य। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नीतियां, संसाधनों के प्रयोग तथा दोहन की नीतियां, पुनर्नवीनीकरण संसाधनों के संरक्षण, जैव प्रजातियों का संरक्षण, भावी पीढ़ियों के अधिकार तथा पारिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण आदि प्रमुख तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। संपूर्ण पारिस्थितिकीय व्यवस्था में उपरोक्त 6 घटकों का वर्गीकरण अपने में अलग अलग पूर्ण नहीं है और न ही एक घटक की सबलता से संपूर्ण व्यवस्था का संरक्षण एवं सतत विकास होता है, अपितु सभी घटकों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जो 6 मुद्दे हमने आपस में पढ़े ये अपने आप में ही सबलतापूर्ण नहीं है बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके कारण सभी का मिलकर एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। सभी घटकों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण विकास से ही संपूर्ण पारिस्थितिकी व्यवस्था का विकास संभव हो पाता है। तो सतत विकास से ये तात्पर्य है और उसके बारे में हमने पढ़ा। सतत विकास ऐसा विकास जो बिना विनाश के हो, अर्थात हम अपनी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, विकास करें, पर संसाधनों का दोहन इस प्रकार से हो कि हम उन्हें दीर्घ काल तक बचाए रख सकें ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर कर अपना विकास सुनिश्चित कर सकें। आज के अध्याय का जो असाइनमेंट है उसमें आपको
खास तौर से ये देखना है कि सतत विकास का आधार क्या है। सतत विकास के आधार आपको लिखना है और डिटेल में उसके बारे में लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आप अधिकतम 200 शब्दों में दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सतत विकास के सूचकों पर आपको लेख लिखना है। सतत विकास के सूचक क्या क्या हैं, उनके ऊपर आपको एक लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आप अधिकतम 200 शब्दों में भी दे सकते हैं और अगर इसे निबंधात्मक रूप में लिखना है तो आप इस प्रश्न का उत्तर अधिकतम 500 शब्दों के अंदर भी दे सकते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। इसके लिए जल्दी ही हम नए अध्याय के नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे।